गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं। अब हमको सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जाना कि लेखक को जो है पन्ना से सतना के आना है और जबलपुर पहुँचना है और वहाँ जाकर के सुबह की ट्रेन सतना आकर के जबलपुर जाने वाली सुबह की ट्रेन को पकड़ना है। तो उन्होंने बस पर व्यंग किया है। तो जब उन्हें जल्दी पकड़ना है तो शाम वाली बस से ही वो निकल रहे हैं और शाम वाली बस की हालत ऐसी है कि वो वृद्ध की तरह लग रही है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई वृद्धा हो और वो श्रद्धा के काबिल है, उससे काम ना लिया जाए, ऐसा लेखक कहते हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस की हालत देखकर लेखक ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग हमें विदा करने के लिए आए थे वो कह रहे थे कि मतलब मानो ऐसा लगता है कि जैसे कि जिसको जो आना है, जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा ही, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो। ऐसी उनकी आंखें हमें लग रही थी जैसे मानो वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। बस की हालत ऐसी लग रही थी। बस जो है लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बस जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य रही होगी, ऐसा बस को देखकर लगता है। ठीक है, इतना आपने जान लिया। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। एकाएक बस रुक गई। अचानक जो है बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तब हमें जब बस रुक गई तब हमें पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उसने एक नली डाली और उसे इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस के हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, नली से ही पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे के मुंह में माँ दूध की शीशी लगाती है, उसी प्रकार जो है बस के जो हिस्सेदार साहब हैं वो भी बस के इंजन को नली से पेट्रोल पिलाने का काम कर रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, ब्रेक भी अचानक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है। प्रगति के दृश्य बहुत लुभावने थे। प्रगति के जो दृश्य थे बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक कहते हैं कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि बस का जो कोई भी हिस्सा जो था वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहा था। बस की हालत इतनी ख़राब थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पेड़ जो आते हैं वो पेड़ से कहीं बस टकरा ना जाए, इसलिए लेखक जो है पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस कहीं टकरा ना जाए। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता कि फिर से पेड़ जो आएगा कहीं उससे बस ना टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अगर कहीं झील दिखती तो इसमें तो ऐसा लगता कि कहीं इसमें बस जो है वो तैर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक से बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें निकाली पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। विनय पूर्वक आज्ञा ना मानना, है ना, ये आपको बताया था ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय पूर्वक आज्ञा ना मानना का आंदोलन जो है शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस तो फर्स्ट क्लास है, बस ये इत्तेफाक की बात है, ऐसा वो हिस्सेदार साहब जो है कह रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है अब मतलब रात हो चुकी है और रात में जो चांदनी के बीच में जो बस है, बस की हालत बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था, हमें इस बात का दुख लग रहा था कि बताओ वो थक कर बैठ गई और हम उस पर लदे हुए चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। वो लेखक सोचते हैं मन में कि अगर इसकी प्राणांत हो गया, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में मतलब इसी बस में हमें इसकी अंत्येष्टि जो है करनी पड़ेगी, मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब थोड़ी देर बाद हम लेखक क्या देखते हैं कि हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला और उसे सुधारा। बस आगे चली
और उसकी चाल और कम हो गई थी। अब बस की चाल और भी ज़्यादा कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो बस की हालत ऐसी थी कि धीरे मतलब ऐसा लग रहा था, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वृद्धा की आंखों की ज्योति जो है वो जा रही है। हेडलाइट भी मतलब लाइट भी जलना बंद हो गई। तो अब जब लाइट जलना बंद हो गई तो रात में अब वो बस कैसे चल रही थी, तो ऐसे चल रही थी जैसे वृद्धा रास्ता टटोल टटोल कर चल रही हो। वो भी उसी तरह धीरे धीरे बस चल रही थी। आगे या पीछे से अगर कोई गाड़ी आती तो मानो ऐसा लगता कि जैसे वह कह रही हो कि तुम निकल जाओ बेटी, अपने तो अब वो दिन रहे नहीं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिर से करके बैठ गया। हम एक पुलिया के ऊपर ही पहुँचे थे कि एक टायर जो है टायर भी फूट गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर वो स्पीड में होती तो वो नाले में गिर जाती, लेकिन धीरे थी तो इसलिए बच गए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। मैंने जो बस के हिस्सेदार साहब थे उनकी जो तरफ मैंने बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। मुझे लगा कि देखो ये बस की हालत जानते हैं लेकिन फिर भी इसी में दिन रात सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब ऐसे त्याग की भावना जो है और कहीं दिखाई नहीं देती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस आदमी का जो साहस और बलिदान की जो भावना है इसका उपयोग सही नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए? किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह भगवान जो है उसका स्वागत करेंगे कि देखो वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह जो है लेखक के मन में विचार आता है। लेखक ये क्या सोचते हैं कि जो बस के हिस्सेदार साहब हैं उनकी तरफ वो श्रद्धा भाव से देखते हैं कि देखो ऐसी त्याग और उत्सर्ग की भावना और कहीं दिखाई नहीं देती जिस प्रकार इस बस के हिस्सेदार साहब के हैं। वो क्या है कि टायरों की हालत जानते हैं लेकिन फिर भी इसी में दिन रात सफ़र करते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें ही बस पलट जाए और नाले में गिर जाए और बस जिससे उनकी मृत्यु हो जाए तो देवता बाहें पसारे उनका कहेंगे, उसका इंतजार करते हुए कहेंगे कि वह देखो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। और अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हम कभी भी पन्ना जो है वो नहीं पहुंच सकते थे। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है। हमें लग रहा था कि जैसे कि अब ज़िंदगी जो है, अब हमारी पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और इसी बस से सीधे हम उस लोक को चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस बस की इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए कि अब हमें पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार हम शांति से बस में आराम से बैठ गए, चिंता छोड़ दी, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। और इसी प्रकार आगे हम मित्रों में जो है हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह लेखक ने बस पर व्यंग किया है कि बस जो की हालत कैसी है, उस बस की हालत पर व्यंग करते हुए लेखक ने बताया कि बस जो है एक वृद्धा के समान लग रही है। उसकी आंखें जो है चांदनी रात में उसकी हेडलाइट भी खराब हो जाती है, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे वृद्धा की आंखें भी चली गई हों। और जब वृद्धा आगे चल रही थी चांदनी रात में, रास्ता टटोलते मतलब धीरे धीरे बस इतनी धीरे चल रही थी कि रास्ता टटोलते टटोलते मानो कोई वृद्धा चल रही हो। फिर लेखक बताते हैं कि वो बस मानो ऐसा लग रहा था जैसे बस कह रही हो, कोई भी जो गाड़ी है निकलते हुए देखती तो कहती बेटा तुम तो निकल जाओ, मेरी तो ये उम्र ही नहीं रही कि मैं भी आगे
तुमसे आगे निकल जाऊं। इस प्रकार जो है एक पुलिया पर बस पहुंचती है और पुलिया पर पहुंचने के बाद जो है टायर फूट जाता है। टायर के ज़ोर से टायर की धमाके के हिलने की आवाज़ आती है। तो लेखक कहते हैं ऐसा लगता है कि वो बस जो है पलट कर, अगर तेज़ में से होती तो बस जो है उस पुलिया में टकराकर गिर जाती, उस पुलिया से टकराकर गिर जाती। और उस पुलिया से अगर तब लेखक जो है उस बस के हिस्सेदार साहब के सामने बड़ी श्रद्धा भाव से उन्हें देखते हैं और कहते हैं ऐसी उत्सर्ग और त्याग की भावना और कहीं दिखाई नहीं देती जैसी कि इनमें दिखाई देती है। इन्होंने बताओ अगर जब इनकी मृत्यु हो जाए तो देवता क्या कहेंगे। देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने कि एक टायर के लिए प्राण दे दिए मगर एक टायर नहीं बदला और दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। और अब लेखक कहते हैं अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना था और इसी बस से सीधे हम उस लोक में चले जाएंगे और इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हमारी चिंता समाप्त हो गई। हम जो है आराम से उस बस पर बैठ गए और हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे कल पढ़ेंगे।